नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। आपने हमारा टाइटल देख ही लिया है। आज हम उसी विषय को लेकर के बात करने वाले हैं कि रीढ़ की हड्डी के मरीज ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होते। क्या ऐसी गलती कर जाते हैं या हम लोग 50 तरीके की फिजियोथेरेपी या यूं कह ले रेडियो एब्लेशन थेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी, ओरल मेडिकेशन, आयुर्वेदिक मेडिकेशन, होम्योपैथिक मेडिकेशन, तरीके के जो व्यक्ति जहाँ के लोग, कोई बाबा की भभूत बता देता है तो कोई जला देता है, कोई कुछ बताता है, कोई महंगी दवाई लिखता है तो कोई सस्ती दवाई लिखता है। हर तरीका का करने के उपाय करने के बाद भी आपकी रीढ़ की हड्डी में आराम क्यों नहीं मिलता। आज हमारा जो टॉपिक है, यह टॉपिक का जो मुख्य विषय है वो यही है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सभी मरीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी से लंबे समय से जूझ रहे होते हैं। या तो बिस्तर पे लेटे वो अपंग हो चुके होते हैं, नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, लैट्रिन बाथरूम का हिस्सा काम नहीं करता है, पैर नहीं चल रहे होते, घुटना नहीं चल रहा होता, एड़ी नहीं चल रही होती है, उन्होंने सर्जरी करा रखी होती है। सर्जरी कराने के अलावा जिन्होंने सर्जरी नहीं कराई होती उनके कहीं पैर कांपने लगते हैं, किसी की जो है ताकत नहीं आती है, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, सालों से इलाज करा रहे फिर भी वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्या मुख्य वजह होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल के आती है वो है मांसपेशियों की कमजोरी। बात को ऐसे समझें, रीढ़ की हड्डी में जो हमारे ब्रेन से एक मेन जो नस आती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझें जैसे हमारे पास में एक वायर होता है। मैं उदाहरण के लिए इस वायर को लेता हूँ। इस वायर को जब आप काटेंगे तो इसके अंदर क्या निकलेगा? इसके अंदर 3 वायर निकलेंगे, और जब उन 3 वायरों को काटेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे तार निकलेंगे। ऐसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी होता है। दिमाग से चलने वाली जो मुख्य नस स्पाइनल कॉर्ड होती है वो C1 में, C2 में, C3 में, C4 में, C5 में, थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन में, सैक्रम रीजन में, कॉक्सी रीजन में, हर जगह पे जा करके जगह जगह पे अंगों की संवेदनाओं को दिमाग तक को पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें किसी प्रकार का ब्लड नहीं बहता है, इसमें संदेश आने और जाने का काम होता है, न्यूरॉन्स के आने जाने का काम होता है, संवेदनाएं आने जाने का काम होता है। उसमें क्या होता है, ये संवेदनाएं इतनी फास्ट काम करती हैं कि आप पलक झपकाते हैं, वो पलक झपकाने के लिए सोचते भी नहीं है, उससे पहले पलक झपक जाती है। सेकंड से कम सेकंड में भी, सेकंड के बहुत कम हिस्से के समय में भी ये जो है अपना काम कर देती है। लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारी वर्टिब्रा के चारों तरफ एक हड्डी से, वर्टिब्रा नाम की हड्डी से कवर रहती है। जैसे कि ये हमारी एक वर्टिब्रा है और यहाँ से नस निकलती है इस जगह से, और इसके चारों तरफ देखेंगे तो एक हड्डी का ढांचा बना हुआ है जहाँ से नस हमारी चारों तरफ से सुरक्षित रहती है। जब भी मरीज कभी चलता है, उठता है, फिरता है, जो भी काम करता है डेली रूटीन का, वो चाय पीने के लिए उठा, बच्चे को उठाने के लिए उठा, गद्दा लगाने के लिए बैठा, पत्नी के साथ घूमने जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, घर का सामान लेके आ रहा है, इन काम करने के दौरान शरीर में बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। शरीर की बहुत सारी खराब तंतु पेशिकाएं टूटती हैं, बनती हैं। परंतु कई बार ऐसा काम होता है कि टूटती तो जाता है और बनने का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। ये बनने के जो प्रोसेस कम होते हैं, इसी दौरान जो हमारी डिस्क होती है इसी वजह से कमज़ोर होने लगती है। आखिरी कमज़ोर जो हो रही है इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो आपका एक कारण शुगर हो सकती है, एक कारण आपका बीपी हो सकता है। क्या कभी आपने सोचा था रीढ़ की हड्डी के मरीज जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद आराम नहीं मिलता उनके पीछे भी एक कारण बीपी और शुगर होता है? या बिना ऑपरेशन के भी बहुत सारे लोग सालों से दवाई खा रहे होते हैं,
फिर भी नहीं आराम मिल रहा होता है, क्या कारण होता है? तो उसके पीछे एक कारण बीपी और शुगर भी होता है, और एक होता है हमारा विसरल फैट, यानी कि तोंद। जो हमारी तोंद निकल आती है ना, वो भी तो हमारी रीढ़ की हड्डी को खींच रही होती है। उस तोंद की वजह से जो है हमारी स्पाइन का जो कर्व होता है, जो उसका शेप होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो लगातार एक अनवांटेड प्रेशर हमारी रीढ़ की हड्डी पे बना के रखती है। अनवांटेड जो है उस पर जो डिस्क होती है उस पर एक दबाव बना के रखती है। इस अनवांटेड डिस्क के दबाव की वजह से डिस्क के वियर एंड टियर्स बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे जिन पेशेंट का पेट निकला हुआ है, ओबेसिटी है, ऐसे पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसकी मसल्स वीक होंगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, ओबेसिटी रहेगी, रीढ़ की हड्डी भी दबी हुई है, कंप्रेशन भी है, ऊपर से मसल्स भी वीक है, तो पेशेंट यहाँ से लाख वो कैल्शियम की दवाई खाता है, लाख वो जो है पेन किलर्स खाता है, पर मरीज को आराम नहीं मिले। अगर मान लीजिए उस पेशेंट को बीपी की शिकायत है तो या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा होगा, या फिर जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहा होगा, स्टेरॉइड वगैरह का भी सेवन कर सकता है, डायबिटिक्स दवाइयाँ ले रहा होगा, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के लिए सामान्य तौर पे दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे बहुत सारे होते हैं। कहीं हो सकता है पेशेंट को थायरॉक्सिन चल रही होगी, थायराइड वगैरह होगा, थायरॉक्सिन वगैरह चल रही होगी, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी हमारी मसल्स को कहीं ना कहीं वीक करते हैं। अब आप एक तरफ तो कैल्शियम की दवाइयाँ दे रहे होते हैं रीढ़ की हड्डी के मरीजों को, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन बॉडी को दोबारा अवशोषित करके बॉडी को देना चाहिए था वो बॉडी को नहीं मिलता है, वो बॉडी से न्यूट्रिशन चला जाता है, बाहर निकल जाता है शरीर से, मरीज को वो मिलता ही नहीं है। बहुत सारी ग्लूकोज चाहिए होती है उन मसल्स को बनाने के लिए, लेकिन हमारा मरीज डायबिटीज़ का मरीज है, इसलिए उस ग्लूकोज को शरीर से बिना पचे ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो मरीज को ये नहीं पता होता है कि हमें किस समय पे कैसे काम करना है। वो हड्डी वाले डॉक्टर को अलग दिखा रहा होता है, बीपी के डॉक्टर को अलग दिखा रहा होता है, डायबिटीज़ के डॉक्टर को अलग दिखा रहा होता है। तो डायबिटीज़ वाला अपनी दवाई चला रहा है, बीपी वाला अपनी दवाई चला रहा है, हड्डी वाला अपनी दवाई चला रहा है। कई बार तीनों की चीज़ें कॉमन भी होती है, कई बार तीनों की चीज़ें बिल्कुल अलग अलग जा रही होती हैं। इस वजह से भी ऐसा होता है कि पेशेंट लगातार दवाई खा रहा है, पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको मरीज को समझना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी के मरीज को ओबेसिटी है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, तो ऐसे मरीज को बड़ा सोच समझ कर अपना इलाज कराना होगा, अन्यथा वह ठीक नहीं हो सकता। कड़वा है पर सच यही है, इस कड़वे को एक्सेप्ट करते हैं यदि आप, तो फिर ताला पता है या ताला है तो चाबी भी होगी, आग लगी है तो पानी भी होगा, आग लगने का कारण भी पता चलेगा, आग बुझाई भी जा सकती है। और पहले पता तो चले आखिर रीढ़ की हड्डी में आराम क्यों नहीं मिल रहा, हमें कोई बताए भी तो। ना हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, ना हम उससे पूछते हैं। ठीक है, तो पूछने के विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें क्या दिक्कत है। मेरे पास 70% तक मरीज ऐसे आते हैं जिन मरीजों को रीढ़ की हड्डी में बीमार मेरे पास 70% तक मरीज ऐसे आते हैं जिन लोगों को कमर में दर्द तो होता है पर उन्हें ये नहीं पता कि कमर में दर्द किस वजह से हो रहा है। 70% मरीज ऐसे होते हैं मेरे पास। उनसे पूछो क्या हुआ है, मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब ने MRI कराई थी, आप देख लीजिए, हमें तो आज तक कुछ बताया ही नहीं। तो आप जानना नहीं चाहते हो, आप दवाई खाना चाहते हो, आपको दवाई खिला। आप पूछिए तो सही अपने डॉक्टर से क्या दिक्कत है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। रही बात जिन लोगों को ऑपरेशन की होती है, तो ऑपरेशन के बाद भी यदि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, फिर मसल्स कैसे ग्रो करेगी। बीपी है तो न्यूट्रिशन बहुत सारा बॉडी को वैसे भी ज़्यादा नहीं ले पा रहा होगा पेशेंट, ये भी एक कारण हो सकता है। थायराइड है, ऐसे पेशेंट को भी देखना पड़ेगा। बीपी, शुगर, थायराइड वाले मरीज, ओबेसिटी वाले मरीज, मेरा मानना होगा आपको एक बार आयुर्वेद की शरण में जरूर जाना चाहिए। और रीढ़ की हड्डी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में मिल जाता है। मेरा नाम, नंबर सब जगह नीचे दिया गया हो। अगर आपको ज़रूरत लगे कहीं से भी कुछ भी, तो हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले करके आप अपना समय निकाल करके हमें दिखाएं, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ। इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे आपके सामने और भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।